नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजकुमार राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्कूल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। जी हाँ, ये एक कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, और अलीगढ़ की ये सच्ची घटना है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दो दोस्त होते हैं जिसमें एक का नाम सुबोध होता है और एक का नाम प्रमोद होता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। वो जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं और जहां भी जाते हैं एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमना फिरना, एक साथ खाना पीना। इस कदर उनकी दोस्ती बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते। यहां तक कि एक ही कंपनी में उन दोनों दोस्तों के लिए नौकरी मिल जाती है और नौकरी उन्हें अपनी अपनी योग्यता के आधार पर मिलती है। सुबोध और प्रमोद दोनों ही दोस्त एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं और कुछ समय बाद उसी कंपनी में एक वंदना नाम की लड़की भी जॉब करती है। धीरे धीरे वंदना और सुबोध एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और दोनों में मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। वंदना और सुबोध में दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि कभी वंदना खाना लेकर आती है तो उसी खाने में से वो सुबोध को भी खिला देती है, और कभी सुबोध अपना खाना लेकर आता है तो वो अपने टिफिन में से वंदना को खिला देता है। कुछ समय बाद सुबोध का दोस्त प्रमोद सुबोध के पास आता है और सुबोध से कहता है कि दोस्त, मुझे वो वंदना नाम की लड़की बहुत अच्छी लगती है, एक बार उससे मेरी बात करा दो, एक बार उससे मेरी मुलाकात करा दो, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सुबोध प्रमोद की उस लड़की से बात कराने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो कहावत है ना कि इंसान सब कुछ शेयर कर सकता है लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं कर सकता। इसलिए सुबोध अपने दोस्त प्रमोद से मना कर देता और कहता है कि मैं उस लड़की से तुम्हारी बात नहीं करवा सकता। और उसी दिन से प्रमोद सुबोध से नफरत करने लगता है और धीरे धीरे जो उनकी दोस्ती होती है उसमें दरार पड़ने लगती है और वो एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। सुबोध और वंदना की दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है, उनकी दोस्ती इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दिन वंदना सुबोध से कहती है कि क्यों ना तुम मुझे अपने रूम, अपने कमरे पर ले चलो, मैं एक दिन आपके कमरे पर गुजारना चाहती हूं। सुबोध उसकी बात मान लेता है और एक दिन वंदना को अपने कमरे पर लेकर जाता है। जब वो अपने कमरे पर लेकर जाता है तो कुछ समय बाद वो खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वंदना से बोलता है कि आप कुछ समय तक रूम पर वेट करो, मैं जल्दी ही खाने पीने का सामान लेकर मार्केट से वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलकर सुबोध मार्केट चला जाता है और वंदना वहीं। उधर सुबोध का दोस्त प्रमोद अक्सर उन दोनों का पीछा किया करता था और वो मौके का फायदा उठाकर वहां पर आता है जब उसे इस घटना की जानकारी मिलती है कि सुबोध मार्केट गया हुआ है और उसके कमरे पर वंदना के लिए। मौके का फायदा उठाकर वो अपने दोस्त सुबोध के कमरे में आ जाता है और सुबोध की गर्लफ्रेंड वंदना के साथ जबरदस्ती करने लगता है।
और जबरदस्ती करने के बाद वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। और जब वंदना उसका विरोध करती है तो वह गला दबा दबा कर वंदना की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को सुबोध के बिस्तर पर यानी कि बेड पर सुलाकर वहां से फरार हो जाता है और खुद ही पुलिस को सूचना देता है कि सुबोध के कमरे में एक लड़की की लाश है। और सूचना पाकर पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वह देखती है कि बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी है और उसी समय उस कमरे में एक लड़का होता है जिसका नाम सुबोध होता है। पुलिस उसे बिना किसी पूछताछ के ही अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस का मानना होता है, पुलिस को ऐसा यकीन होता है कि उस लड़की का मर्डर, उस लड़की की हत्या उस लड़के ने ही की है। और उधर उस लड़की की बॉडी के लिए पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुबोध को अरेस्ट करके जेल भेज देती है, क्योंकि सारे सबूत और साक्ष्य सुबोध के खिलाफ थे। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन था कि सुबोध ने ही वंदना की हत्या की है। इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल भेज देती है। और जब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उससे यह खुलासा हो जाता है कि वंदना के साथ पहले दरिंदगी की गई थी, उसका रेप किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ये मान लेती है कि सुबोध ने पहले उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उसका रेप किया और उसने ही उसकी गला दबाकर हत्या की है। इसलिए अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है कि सारे साक्ष्य और सबूत सुबोध के खिलाफ थे। इसलिए कोर्ट में जज साहब उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। उधर फांसी देने में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। 2 दिन बाद सुबोध को फांसी दी जानी होती है। उधर जेलर साहब सुबोध से मिलने के लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही जेलर साहब सुबोध से मिलने के लिए जाते हैं और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसे पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इसलिए 2 दिन बाद सुबोध को फांसी दे जानी होती है। इसलिए क्योंकि 2 दिन बाद सुबोध को फांसी हो जाएगी, जेलर साहब सुबोध के पास पहुंचते हैं और उससे उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछते हैं। फिर सुबोध ने जेलर से जो कहा उसे सुनकर जेलर को बड़ा शॉकिंग लगता है। जेलर ऐसा सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके 20 साल के कैरियर में किसी भी कैदी ने इस तरह की अंतिम इच्छा नहीं की थी। दरअसल सुबोध जेलर से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी सी है कि मैं मरने से पहले एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं, एक रात अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूं। और यह सब सुनकर जेलर को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके 20 साल के कैरियर में ऐसा कोई भी कैदी नहीं था जिसने ये इच्छा की हो कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। खैर, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। उसकी अंतिम इच्छा सुनकर जेलर एक चिट्ठी उसकी पत्नी के पास भिजवाता है
और उस चिट्ठी में लिखा गया होता है कि आपके पति ने आपको एक रात के लिए बुलाया है, अर्थात आपके पति आपके साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं। उस चिट्ठी को पाने के बाद निश्चित समय पर सुबोध की पत्नी जेलर साहब के पास आती है। उधर पहले ही जेलर साहब एक एकांत में कमरे की व्यवस्था करते हैं और उस कमरे में उच्चतम क्वालिटी के वॉइस रिकॉर्डर लगवा देते हैं और उसका कंट्रोल अपने ऑफिस में ले लेते हैं, ताकि उस कमरे में जो भी बातचीत हो उन पति पत्नी के बीच वो आसानी से जेलर साहब सुन सके। और जैसे ही सुबोध की पत्नी अपने पति से मिलने के लिए जेलर साहब के पास पहुंचती है, जेलर साहब अपने पहरेदार को आदेश देते हैं कि जाओ सुबोध के कमरे में इन्हें पहुंचा दो। और जेलर के आदेश पर जैसे ही पहरेदार सुबोध की पत्नी को लेकर सुबोध के उस कमरे में पहुंचता है जिसकी व्यवस्था जेलर द्वारा की गई थी, अपनी पत्नी को देखकर सुबोध की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी को पकड़कर रोने लगता है। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति को पकड़कर रोने लगती है, क्योंकि शायद ये मिलन का अंतिम क्षण है, क्योंकि 2 दिन बाद ही सुबोध को फांसी दे दी जाएगी। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं और यह रोने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। और जैसे ही ये रोने का सिलसिला समाप्त होता है, सुबोध की पत्नी अपने पति से सुबोध से कहती है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम उस लड़की को चाहते थे, उससे प्रेम करते थे, यहां तक तो ठीक था, आप उसे अपने कमरे में लेकर आए, यहां तक भी ठीक था, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपने उसकी हत्या क्यों की। ये बात सुनकर सुबोध और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि मैंने इस बात को बताने के लिए ही तुम्हें यहां बुलाया है। और फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं वंदना से प्रेम करता था, और मेरा कसूर बस इतना था कि मैं उसे अपने कमरे पर लेकर गया, और मेरा कसूर इतना था कि मैं उसे अकेला छोड़कर मार्केट कुछ खाने का सामान लेने गया, और जब मैं मार्केट से वापस लौट कर आया तो मैंने कमरे में वंदना की सिर्फ लाश देखी। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या किया गया, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि उसके साथ किसने क्या किया, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि आखिर उसकी हत्या किसने की। और जैसे ही मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि बेड पर वंदना की लाश पड़ी है, और उसी समय जस्ट पुलिस भी आ जाती है, और मैं हैरान था कि आखिर ये कैसे हो गया। मगर पुलिस ने बिना मुझसे किसी पूछताछ के मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। और क्योंकि भारत का कानून अंधा है, वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर चलता है, इसलिए सबूत और साक्ष्य सभी मेरे खिलाफ थे, इसलिए अदालत के द्वारा मुझे फांसी की सजा दी गई। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है
ताकि मैं ये बात तुमसे बता सकूं कि मुझ पर कोई यकीन करे या ना करे, कम से कम मेरी पत्नी, तुम्हें तो विश्वास होना चाहिए। आखिरकार मैं निर्दोष हूं, मैंने वंदना की हत्या नहीं की है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे 2 लड़के हैं और दोनों की अच्छे से देखभाल करना और दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, मगर एक बात उन्हें कभी मत बताना कि आपके पिता बेकसूर हैं। आपके पिता का कोई कसूर नहीं था, उन्हें भारत के कानून ने फांसी की सजा दे दी। क्योंकि अगर ये बात मेरे बच्चे जानेंगे, हमारे बेगुनाह पिता के लिए भारत के अंधे कानून ने फांसी की सजा दी है, और उधर जेलर का समस्त स्टाफ वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। और जब ये मुलाकात का समय पूरा हो जाता है, सुबह होती है, उसकी पत्नी बाहर आने वाली होती है, वो एक दूसरे से चिपक कर फिर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि 2 दिन बाद फांसी की सजा होने वाली है, और इसलिए उनका एक दूसरे से बिछड़ने का मन ही नहीं कर रहा होता है। और जब उसकी पत्नी कमरे से वापस निकल कर आती है और जब वो पलट कर देखती है कि उसके पति के आंखों में आंसू हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और दोबारा फिर उस कमरे में चली जाती है और अपने पति से लिपट लिपट कर रोने लगती है। और उसका पति भी अपनी पत्नी से लिपट कर रोने लगता है। इस सिलसिले को और इन बातों को जेलर और उनका स्टाफ जब सुनता है तो वो सब हैरान होते हैं और एक बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत के इस कानून के हाथों एक और निर्दोष, एक और बेगुनाह को सजा दी जा रही है। एक बेगुनाह के लिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति से बिछड़कर मुलाकात करके वापस अपने घर चली जाती है। और उधर जेलर उस ऑडियो क्लिप को अपने सभी साथी, सीनियर जज, रिटायर्ड जज और अपने अपर अधिकारियों को सुनवाते हैं, जिससे पूरी जेल में सभी अधिकारियों में एक ही चर्चा होती है कि आखिर आज फिर एक बेगुनाह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और ये चर्चा इस कदर होती है कि जेलर आनन फानन में एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड करते हैं और उस मीटिंग में जेल का समस्त स्टाफ, समस्त अपर अधिकारी, सीनियर जज, रिटायर्ड जज और तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों को बुलाया जाता है। और उस मीटिंग से एक जजमेंट निकाला जाता है कि आखिर इस बेगुनाह को फांसी क्यों, जब उसने कोई मर्डर ही नहीं किया है, जब सुबोध ने वंदना की हत्या की ही नहीं है, तो उसे फांसी क्यों दी जाए। फांसी तो हत्यारे को दी जानी चाहिए, और असल में सुबोध ने तो कोई हत्या की ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में कभी झूठ नहीं बोलता, यह भी भारत के कानून में अंकित है।
इसलिए हर मरने वाले का अंतिम बयान सत्य माना जाता है और उस बयान के आधार पर ही उस मीटिंग में ये डिसीजन निकाला गया, ये निर्णय निकाला गया कि सुबोध को बाइज्जत रिहा किया जाए। और उसके बाद सुबोध के घर एक चिट्ठी भिजवाई जाती है कि सुबोध बेकसूर है और उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है। और कोर्ट आदेश करता है कि फांसी की तिथि से पहले हत्यारे प्रमोद को अरेस्ट करके पेश किया जाए। और कोर्ट के आदेश पर पुलिस अपने काम में लग जाती है और आखिरकार अगले ही दिन प्रमोद को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और निश्चित तारीख पर ही हत्यारे प्रमोद को फांसी की सजा दे दी जाती है। और इस तरह एक हत्यारे को कानून के द्वारा सजा दी जाती है और एक बेगुनाह को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। और आखिरकार भारत के लोगों में फिर एक बार ये विश्वास जागता है कि भारत के कानून ने अपनी जांच और परख से बखूबी एक बेगुनाह को फांसी से बचाया और भारत के कानून पर लोगों के विश्वास को जो कमजोर हो रहा था उसे एक बार फिर मजबूती दी। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको और आज के समाज को सचेत और जागरूक करना था। मिलते हैं क्राइम की ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।